हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसजी मार्ट के जो Q3 FY25 का जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में, और उसकी कौन कौन में जो मैनेजमेंट है उसने या कंपनी ने क्या बोला उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में। तो अगर हम बात करें कि जो इस क्वार्टर के कंपेयर करें अगर रेवेन्यू बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर पे ये अच्छा रेवेन्यू इसने जनरेट किया है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो ये डिक्लाइन हुआ है ड्यू टू मेटल ट्रेडिंग इंपोर्ट की वजह से, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में और डिस्कशन करेंगे। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.1% के समथिंग है, और इसका इबिट्टा मार्जिन भी 2.1% के समथिंग है। अगर हम बात करें कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी कैसे क्या काम करती है, तो कंपनी के 3 सेगमेंट है करेंटली। तो कंपनी एक तो B2B मेटल ट्रेडिंग करती है, यानी कि कंपनी क्या करती है, एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है जिसमें जितने भी स्टील के जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनसे स्टील को ख़रीदती है, और SME यानी कि जो छोटी कंपनीज हैं उनको सेल आउट करती हैं। तो इसके बेसिस में जो इनका B2B मेटल ट्रेडिंग वाला काम है ये करती है। और एक और बात है कि अपोलो की सबसे सिस्टर कंपनी है। अपोलो ट्यूब के रिश्ते जो स्टील मैन्युफैक्चरर के साथ में है, सेम बेनिफिट इनको भी मिलने वाला है क्योंकि ये उसकी सिस्टर कंपनी है। अगर B2B ट्रेडिंग की बात करें तो 1200 करोड़ से ये डिक्लाइन होगा 700 करोड़ के समथिंग रह गया है, क्योंकि प्राइस के अंदर जो वॉलेटिलिटी है प्राइस के अंदर चेंजेस की वजह से, क्योंकि स्टील एक कमोडिटी है तो जिसकी वजह से प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, मतलब प्राइस में चेंजेस होते रहता है। अगर हम इस बिहाफ पे बात करें तो बेसिकली क्या है कि पहले कंपनी इंपोर्ट करती थी, यानी कि बाहर से स्टील जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लेकर आती थी और उनसे सेल आउट करती थी, मतलब उनसे रॉ मटेरियल ख़रीदती थी। तो इसके लिए इस डिसीजन मतलब इस कॉस्ट को गिराने के लिए, मतलब और इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए, यानी कि प्राइस पैरिटी से डील करने के लिए कंपनी ने क्या किया है, नया डिसीजन लिया है कि जो भी डोमेस्टिक इनके सोर्सिंग जो डोमेस्टिक प्लेयर है उनसे इन्होंने टाई अप किया है। तो इन्होंने इंडिया की टॉप 5 में से 4 पार्टनर्स है जो स्टील प्रोड्यूसर हैं ऑफ इंडिया के, तो उनसे टाई अप किया है ताकि इस B2B जो ट्रेडिंग वाला सेगमेंट है इसको अच्छे से डील कर सके इन द पॉइंट ऑफ प्राइस पॉइंट पे। अगर हम बात करें सेकंड, इनका जो काम है वो सर्विस सेंटर बिजनेसेस के बारे में इनका काम है। तो सर्विस सेंटर में क्या कर रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे वैल्यू एडिड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टील कटिंग वगैरह, ये सारी सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो B2B ट्रेडिंग जो फर्स्ट वाला पार्ट है, यानी जहाँ पे मार्केट प्लेस की तरह ही काम करते हैं नॉर्मली, वहाँ पे उससे उसके कंपेयर में यहाँ पर 3-4% से ज़्यादा मार्जिन रहता है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एडिशन हुआ है। वहाँ पर ये वॉल्यूम गेम खेल रहे थे, यहाँ पे ये वैल्यू गेम भी खेल सकते हैं। और दूसरा जो अभी करंटली इनके पास में 2 ऐसे सेंटर्स हैं, जैसे गाज़ियाबाद के अंदर और बेंगलोर के अंदर, जो काफ़ी फैंटेस्टिकली वेल कर रहे हैं, मतलब बहुत सही कर रहे हैं। और अगर नए सेंटर की बात करें तो पुणे, रायपुर और दुबई, यहाँ पर इनके जो नए सेंटर इन्होंने इस्टेब्लिश करे हैं, जिनके ऑपरेशंस अभी फरवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम आगे बात करें, इनका एक और नया सेगमेंट है B2C डिस्ट्रीब्यूशन। ये यहाँ पर रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे ये प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, जैसे कि TMT बार्स और जो लाइट स्ट्रक्चर स्टील्स होती है उस पे ये फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5% की समथिंग की ग्रोथ हुई है, क्योंकि इसका रीज़न ये है ग्रोथ होने का, क्योंकि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है वो रिवाइवल हुई है, वापस स्टार्ट हुई है, इस वजह से इनको यहाँ पे ग्रोथ मिली है। अगर हम ग्रोथ ड्रिवन या फिर फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करें तो कंपनी ने एक बिजनेस सेगमेंट में और इंट्रोड्यूस किया है। ये क्या कर रहे हैं, सोलर स्ट्रक्चर बिजनेस में भी एंटर कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा है कि हाईली जो इसके रिगार्डिंग जो मशीनरी इनको चाहिए सोलर स्ट्रक्चर बिजनेस के रिगार्डिंग, तो इन्होंने एक मशीनरी का ऑर्डर कर दिया है, और जो कि सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर के लिए काम करेगी इनके लिए। और ये जो सेल्स है फरवरी 25 से स्टार्ट हो जाएगी। और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी मतलब उस जो ग्रोथ है उसका पार्ट बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या मिलेगा कि इनके जो मार्जिन है वो बूस्ट होंगे और इनके रेवेन्यू भी यहाँ पर बूस्ट होंगे। दूसरा, इन्होंने जो फ्यूचर इनके प्लान्स है जो फ्यूचर प्लान्स है इनके, उसके अंदर है सर्विस सेंटर का एक्सपेंशन करना। तो इन्होंने टारगेट किया है इसी साल मतलब कुछ महीनों के अंदर, या इसी साल की बात करें तो कुछ 5 नए सेंटर्स को ये चाहते हैं कि उसको ये और मतलब खोलें या ऑपरेशन से स्टार्ट करें, एक्सपेंशन करें
और इनका प्राइमरी फोकस है उन 5 सेंटर्स में कि ये जो इनका फर्स्ट फोकस में है मेट्रो सिटीज़ पर ये फोकस करें, क्योंकि वहाँ पर हाई डिमांड इनको दिख रही है और वहाँ से इनको हाई मार्जिन आता हुआ दिख रहा है। और ये टारगेट कर रहे हैं कि जो FY27 में, मतलब कुल मिला के FY27 तक ये लोग 15 से 20 जो लार्ज इनके सर्विस सेंटर ऑपरेशंस है जहाँ पे वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, वो इसको ओपन करना, ताकि इनके मार्जिन्स और इनकी जो फ्यूचर में जो ग्रोथ है, जो इन्होंने पहले के कॉन कॉल्स में भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जो इनके फ्यूचर प्लान्स है उसके साथ में और ये जो डिमांड है उसके साथ में मीट कर सकें। फिर अगर हम बात करें कि आगे इनकी ग्रोथ वाइज में क्या है, कस्टमर बेस, इनका पहले कस्टमर थे 1270, उससे ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ही 2126 इनके कस्टमर हुए हैं, जो बताता है कि ये मार्केट को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इनके वेंडर्स की बात करें तो पहले 145 से जो बढ़कर अभी 223 हुए हैं, ये चीज़ दिखाता है कि इनके पास में डाइवर्सिफिकेशन है सप्लायर्स का, यानी कि अगर एक सप्लायर्स की वजह से इनको प्रॉब्लम हुई तो दूसरा सप्लायर्स उस जो कमी है उसको फुलफ़िल करने में एप्लीकेबल होगा। तो ये काफ़ी अच्छे डायरेक्शन में कंपनी जा रही है। अब इनके साथ में जो मेजर क्या क्या चैलेंजेस हैं इनके बिज़नेस में, तो फर्स्ट है यहाँ पर स्टील जो प्राइस है उनकी वॉलेटिलिटी। अगर हम बात करें लास्ट जो क्वार्टर था उनके अंदर, Q2 FY25 के अंदर इनके मतलब 15% तक जो स्टील के प्राइस है वो गिरे। इसकी वजह से जो इनको इन्वेंट्री लॉस हुआ। इन्वेंट्री लॉस क्या होता है दोस्तों, कि आपने 100 रुपये का माल ख़रीदा है, 100 रुपये का मान लीजिए 1 केजी कोई माल ख़रीदा है, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने चीनी ख़रीदी है मान के चलते हैं 100 रुपये की, और अब प्राइजेस चेंज होने की वजह से अब जो 100 रुपये की आपने 1 केजी ख़रीदी है, अब 1 केजी के प्राइस मतलब मार्केट में प्राइस हुई है 70, तो यानी कि आपको 30 रुपये का यहाँ पर लॉस हुआ है। इसको बोला जाता है इन्वेंट्री लॉस, यानी कि सेम इन्वेंट्री आपको कम प्राइस में बेचनी पड़ेगी जो आपकी परचेजिंग से भी कम हो चुकी है। दूसरा अगर बात करें, जैसे कि ये वाली प्रॉब्लम थी Q2 FY25 में, Q3 के अंदर क्या हुआ है कि पहले ये बाहर से इंपोर्ट करते थे, तो इंपोर्ट के अंदर इनको सेफ गार्ड ड्यूटी वगैरह काफ़ी रिस्क थे और काफ़ी अलग अलग रिस्क थे टैक्स के रिगार्डिंग। तो इन्होंने क्या किया, अपना फोकस पहले जो इंपोर्ट पे करते थे वहीं पे अब ये लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिक जो प्रोक्योरमेंट, यानी कि जो इंडिया की जो कंपनियाँ हैं, इंडिया में इस्टेब्लिश कंपनियाँ हैं, उन्हीं से ही अब इन्होंने काम स्टार्ट कर लिया है। पहले ये इंपोर्ट करते थे, अब ये डोमेस्टिक प्लेयर्स से ही अपना बिजनेस करने लगे हैं। अगर हम इनके फाइनेंशियल लुकअप्स के बारे में बात करें या इनका रेवेन्यू या प्रॉफिट की जो गाइडलाइंस है उसके बारे में बात करें, तो FY25 में जो इन्होंने प्रीवियसली जो दिया था टारगेट 700 करोड़ की समथिंग का 7,000 करोड़ के समथिंग का बिज़नेस करने का या रेवेन्यू ग्रोथ करने का, वो इन्होंने थोड़ा सा रिवाइज करके गिराया है 7,000 करोड़ से 6,000 करोड़ पर, क्योंकि जो इनका इंपोर्ट है वो डिस्ट्रप्शन की वजह से है, जो इंपोर्ट में जो चैलेंजेस फेस इन्होंने किए इस वजह से। दूसरा, इन्होंने FY26 के अंदर एक्सपेक्टेड ग्रोथ बताई कि 40 से 50% तक की ग्रोथ करेंगे और जो इनका रेवेन्यू होगा वो 9,000 से लेकर 10,000 करोड़ के बीच में रहेगा। और अगर FY27 की बात करें तो इन्होंने बोला है कि लॉन्ग टर्म इनका टारगेट है, यानी कि आज से 2 साल बाद के 18,000 करोड़ के समथिंग का। और सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो 2.5 से 3 मिलियन टन तक ये माल बेचेंगे, यानी कि 3 मिलियन का मतलब हो गया करीबन 30 लाख टन के समथिंग ये माल बेचेंगे। करंटली ये 3 लाख टन के समथिंग ये बिज़नेस कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से वो 10 टाइम्स उसको ग्रोथ लेकर जाना चाहते हैं। अगर हम EBITDA की बात करें तो करंटली इनका EBITDA मार्जिन है वो 2.1% है, जिसको ये टारगेट कर रहे हैं कि FY27 तक ये लोग 2.5 यानी कि 2.1 से 2.5 के बीच में 2.1 से 2.5 तक इसको लेके जाने का इनका ये इन्होंने फोरकास्टिंग करी है EBITDA मार्जिन को। और इसके लिए ये लोग काम भी कर रहे हैं, जैसे कि सर्विस सेंटर्स हैं जहाँ से ये वैल्यू एडिशन वाले प्रोडक्ट्स अलाउड करेंगे, उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। नए नए बिजनेस सेगमेंट जैसे कि सोलर स्ट्रक्चर सेल्स में जा रहे हैं, और जो B2C डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर भी इसमें ग्रोथ दिख रही है और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कंपनी है काफ़ी अच्छा कर रही है और कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स जस्ट फॉर द नॉलेज एंड जस्ट फॉर द लर्निंग। अगर ये वीडियो आपको डिटेल में अच्छी लगी तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।